आज का टॉपिक है पनिशमेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था कानून और आज हम पढ़ेंगे पनिशमेंट, दंड। तो दंड यानी पनिशमेंट सिस्टम यानी दंड व्यवस्था। तो दंड व्यवस्था के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। दंड व्यवस्था का उद्देश्य अपराधी और अन्य व्यक्तियों को सुधार कर उन्हें आदर्श नागरिक बनाना होता है। दंड का उद्देश्य क्या होता है? अपराधियों को सुधार करके उन्हें आदर्श नागरिक बनाना होता है। चाहे हम इसे इस शब्द में कह लें, दंड व्यवस्था का उद्देश्य संपूर्ण समाज का सुधार होता है। दंड व्यवस्था का उद्देश्य संपूर्ण समाज का सुधार होता है। अब दंड व्यवस्था के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानें। आवश्यक तत्व दंड के आवश्यक तत्व। क्योंकि सामने से लाइट आ रही है इसलिए ब्लैक बोर्ड पर दिखता नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। तो दंड व्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं अनुपात, विवेक, निष्पक्षता और मानवता। अब अनुपात से क्या तात्पर्य है? दंड व्यवस्था के तत्व में पहला क्या है? अनुपात है। तो अनुपात क्या है? दंड अपराध की मात्रा के अनुसार होना चाहिए। जिस भी अपराधी को दंड दिया जा रहा है तो उसके अपराध करने के मात्रा के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। साधारण अपराध के लिए साधारण दंड दिया जाना चाहिए, कठोर अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। जैसे भूख से विवश होकर के यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उस व्यक्ति को प्राण दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो यदि भूख से प्रेरित होकर के व्यक्ति भूख को मिटाने के लिए कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उस व्यक्ति को यदि आप प्राण दंड देते हैं तो क्या है? अन्यायपूर्ण है, प्राण दंड नहीं होना चाहिए। और हत्यारा कोई है, उस हत्यारों को सिर्फ जुर्माना आप लगा देते हैं तो ये भी क्या है? अपर्याप्त दंड होगा, ये भी अन्याय होगा। तो जिस प्रकार का अपराध है उसी प्रकार का दंड होना चाहिए, वही है अनुपात। दूसरा है विवेक। दंड का निर्णय विवेकपूर्ण होना चाहिए, अर्थात अपराधी की स्थिति कि किस परिस्थिति में अपराध किया गया है और जिस परिस्थितियों में अपराध किया गया है समाज पर अपराध का प्रभाव क्या पड़ रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके दंड दिया जाना चाहिए। एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे को समान अपराध के लिए समान दंड देना उचित नहीं है। इस प्रकार पहली बार के अपराधी और अभ्यासी अपराधी को एक ही स्तर पर रखना भी उचित नहीं है। एक मान लीजिए कोई अपराध के जगत में पूर्ण हो, कई अपराध दर अपराध कर रहा है और कोई पहली बार अपराध किसी गलतीवश हो गया, तो दोनों में अंतर होना चाहिए। अब है निष्पक्षता। दंड व्यवस्था सभी के लिए समान होनी चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दंड व्यवस्था में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, इसमें निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्रकार के अपराध का दोषी होने पर गरीब किसान और राजकुमार में अंतर नहीं होना चाहिए। जो दंड गरीब किसान को दिया जाएगा वही दंड जो है उसी अपराध के लिए एक राजकुमार को भी होना चाहिए। मानवता। दंड व्यवस्था में मानवता का ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात एक अमानुषिक और क्रूर नहीं होना चाहिए। दंड क्या है? अमानुषिक और क्रूर नहीं होना चाहिए। दंड देते समय भी मानवता का ध्यान रखा जाना चाहिए। अमानुषिक दंड से अपराधी व्यक्ति से समाज के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह सदैव के लिए अपराधी जीवन अपना लेता है।
दंड व्यवस्था में ऐसी होनी चाहिए जो अपराधी की नैतिक प्रवृत्तियों को जगाकर उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य करे। अब दंड के सिद्धांत किस किस प्रकार के दंड के सिद्धांत क्या क्या होते हैं? प्रतिशोधात्मक दंड, निरोधात्मक दंड, सुधारात्मक दंड और आदर्शात्मक दंड के सिद्धांत। तो प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत क्या है? प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला लेना। प्रतिशोध का अर्थ क्या होता है? बदला लेना। तो इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी से अपराध का बदला लेना है। इस प्रकार प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का आधार जैसे को तैसा, यानी कि आपकी कोई एक आंख फोड़ता है तो आप भी एक आंख फोड़ेंगे। दांत के बदले कोई एक दांत तोड़ता है तो आप भी एक दांत तोड़ेंगे। ठीक है, यही विचार इसमें होता है। और क्या है? तो इस सिद्धांत का मूल्यांकन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि एक बुराई को, जैसे इस सिद्धांत की आलोचना कहा जा सकते हैं कि एक बुराई को दूर करने के प्रयत्न में दूसरी बुराई को प्रतिनिधित्व या प्रतिष्ठित कर देना होता है। एक बुराई जब एक व्यक्ति किसी की आंख फोड़ता है तो दूसरा भी फोड़ता है, तो वही चीज़ है, एक बुराई का अंत करने के लिए दूसरी बुराई को प्रतिष्ठित कर देना है। और इसलिए अंततः सभी सफल नहीं हो सकते। आंख के बदले आंख के सिद्धांत का अनुकरण, यह सिद्धांत राज के प्रतिशोधात्मक लेने वाली होती है। तो वास्तव में राज्य और दंड व्यवस्था केवल प्रतिशोधात्मक न होकर के सुधारात्मक होनी चाहिए। ठीक है, राज्य और दंड व्यवस्था केवल प्रतिशोधात्मक न होकर के सुधारात्मक होनी चाहिए। दूसरा है निरोध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दंड अपराधी सहित सारे समाज के लिए एक चेतावनी होना चाहिए, जिसमें अपराधी और अपराधों और अपराधियों की संख्या में कमी हो। या इस तरह से हम कह सकते हैं, अपराधी को दंड इसलिए दिया जाता है कि दूसरे व्यक्ति उसकी दुर्दशा को देखे। अपराधी को दंड इसलिए, एक अपराधी को दंड क्यों दिया जाता है कि दूसरी व्यक्ति उसे दुर्दशा को देखे और डरे और अपराध करने का साहस ना करे। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में ही हिंदू काल में लगभग नगण्य अपराधों के लिए भी मृत्युदंड अथवा अंग भंग कर देने का दंड दिया जाता था। भारतीय राजनीतिक दार्शनिक कौटिल्य भी इस सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में 17 भयानक दंडों का विधान किया है निरोधात्मक सिद्धांत में। अब इसकी मूल्यांकन क्या है? इस सिद्धांत की आलोचना में कहा जाता है कि दंड का निवृत्तात्मक प्रभाव उतना सर्वव्यापी नहीं होता है जितना कि समझा जाता है। इसके अतिरिक्त दंड की व्यवस्था जितनी कठोर होती है, अपराध को छिपाने की प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक हो जाती है। अब तीसरा क्या है? सुधारात्मक सिद्धांत। अब सुधारात्मक सिद्धांत में क्या है? इसमें अपराधी स्वभाव से बुरा होने के कारण नहीं, बल्कि अपनी मस्तिष्क की असमान और दूषित प्रवृत्ति पर नियंत्रण न रख पाने के कारण अपराध करता है। तो सुधारात्मक में क्या होता है? इसमें मनोवैज्ञानिक अन्वेषण पर आधारित है, जिसके अनुसार असाधारण मनोवृत्तियाँ केवल अस्थायी रूप से व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हैं और उसी समय किए गए कार्य आत्मविस्मरण के क्षणों में किए गए होते हैं, जिन पर स्वयं अपराधी को उसके मानसिक स्थिति ठीक हो जाने पर पश्चाताप होता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी एक मानसिक दोषी होता है। सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या मानता है? अपराधी क्या होता है? एक मानसिक दोषी होता है और अपराधी को सुधारने के लिए अमानुषिक दंड की नहीं वरना सहानुभूत व्यवहार की आवश्यकता होती है। जैसे हत्यारे की हत्या कर देने की अपेक्षा उसका सुधार
अच्छा होना चाहिए। अच्छा नागरिक सुधार करके उसे एक अच्छा नागरिक बना देना चाहिए। ठीक है, और इससे समाज को अधिक लाभ होगा। अब इसका मूल्यांकन क्या है? तो इस सिद्धांत का आलोचना यह है कि इसका मानव स्वभाव का दृष्टिकोण अत्यधिक आदर्शात्मक है। ठीक है, सुधारात्मक सिद्धांत अल्पवयस्कों और पहली बार के अपराधियों के लिए अच्छा हो सकता है, किंतु पक्के अपराधियों के संबंध में इस सिद्धांत को अपनाने पर कारागार समाज के शत्रुओं के विश्राम स्थल बन जाएंगे और कानून तथा न्याय की संपूर्ण व्यवस्था मजाक बन करके रह जाएगी। आदर्शात्मक सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की आदर्शात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को दंड प्रतिशोध की भावना से अथवा अन्य व्यक्तियों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं दिया जाता, वरना ऐसा केवल इसलिए किया जाता है कि अनैतिकता के वशीभूत होकर उसने एक अनैतिक कार्य किया है। अतः दंड की मात्रा व्यक्ति द्वारा की गई अनैतिक के अनुपात में होनी चाहिए। अपराधी को दंड देने के लिए प्रयुक्त बल अनैतिक इच्छा की स्वतंत्रता के विरुद्ध कार्य करने वाले बल के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार दंड एक अनैतिक कार्य न रहकर नैतिक का सक्रिय पोषक बन जाता है। अब दंड के संबंध में इस सिद्धांत की यह सिद्धांत क्या व्यवहारिक नहीं माना जाता है। प्रथम व्यवहारिक कठिनाई तो यह है कि अपराध के परिणाम स्वरूप होने वाली नैतिक क्षति का ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है तथा इसी कारण दंड का अनुपात निश्चित करना भी संभव नहीं रहता। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत दंड की नैतिकता पर आधारित मानकर उसे व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से संबंध मान लिया गया है। ठीक है, जबकि अपराध और दंड का संबंध जितना व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से होता है उतना ही उसके बाहरी पक्ष से होता है। अब है जैसे बेंथम दंड के संबंध में बेंथम का क्या मत है उसको देख लीजिए। पहला है अपराध किस प्रकार का है, छोटा या बड़ा। दूसरा है ये परिस्थितियाँ जिनमें अपराध किया गया, उदाहरण भूखा लड़का एक रोटी चुरा ले तो यह दया का पात्र है। तीसरा है अपराधी का उद्देश्य और चौथा है अपराध से किस प्रकार की व्यक्ति को हानि पहुंचती है। अब क्या मृत्यु दंड होना चाहिए? तो मृत्यु दंड के पक्ष में क्या तर्क है इसको देखिए। मृत्यु दंड की व्यवस्था को समाप्त करने से हत्या जैसी गंभीर अपराधों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी और सामाजिक शांति एवं सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा है मृत्युदंड हत्या के अपराध की पुनरावृत्ति करने से रोकता है। तीसरा है मृत्युदंड का अन्य व्यक्तियों पर भी निवारक प्रभाव पड़ता है और ऐसे अपराध करने से बचे रहते हैं। अब मृत्युदंड के विपक्ष में क्या तर्क है? पहला तर्क है मृत्युदंड के विपक्ष में कि मृत्युदंड प्रतिकार की भावना पर आधारित है और यह वर्तमान समय की सभ्यतापूर्ण प्रवृत्तियों के प्रतिकूल है। टाफ्ट ने लिखा है वह समाज जो जीवन की कद्र करता है उसे तत्परता से जीवन नहीं लेना चाहिए। दूसरा है जब व्यक्ति एक बार मार दिया गया तो उसे दी हुई सजा को वापस लेने या क्षतिपूर्ति करने का अवसर हाथ से निकल जाता है। तीसरा है मृत्युदंड की समाप्ति से अपराधों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इन देशों में अपराधों की संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। हत्याएं कुछ परिस्थितियों के कारण होती हैं, इसलिए वांछित यह है कि व्यक्ति को फांसी पर लटकाने के बजाय उन्हें सुधारने और परिस्थितियों को दूर करने की चेष्टा की जानी चाहिए। और पांचवा है जिन व्यक्तियों की प्रवृत्ति की हत्या जैसे जघन्य अपराधों की ओर है उन्हें आजन्म कारावास प्रदान
प्रदान कर भविष्य में इस प्रकार के अपराध से रोका जा सकता है। ठीक है। अब E.R. कलवर्ट ने अपनी पुस्तक 20वीं सदी में मृत्युदंड इस विचार के तहत प्रकाशित किया है कि जिन राज्यों में मृत्युदंड समाप्त कर दिया जाता है वहाँ पर हत्या जैसे अपराधों में बहुत कमी हुई है।